हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आज का बहुत इम्पोर्टेंट और आपकी तैयारी को जज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा सभी बच्चे अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी सेकंड 2027 के लिए लगे हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम 22 सितंबर को शेड्यूल्ड है। 60 डेज लगभग अपने पास बचे हुए हैं, 60 दिन का समय है, उससे कम ही समय समझ लीजिएगा। और आपकी तैयारी, मैंने कल भी आपको बताया था कि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो एयरफोर्स में 100% एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपको कट ऑफ में नाम लाने के लिए। सो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत बड़ी एक ओरिजिनल पेपर, इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। मैं बिल्कुल ओरिजिनल करा रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ एयरफोर्स के। कैसा पेपर होगा, एक्चुअल पेपर इंग्लिश का कैसा होगा। 20 क्वेश्चन, 20 मिनट का समय और 20 नंबर, याद रखिएगा इंग्लिश। और ये पिछले साल का ओरिजिनल पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूँ प्यारे बच्चे। ये पिछले साल का आज आपको दिखेगा प्यारे बच्चे, ये ओरिजिनल पेपर होगा। और 15 प्लस लाकर दिखाओ। इसमें आपको देखा जाएगा कि आपके मार्क्स जेन्युइनली बताना कितने हैं। और मेरा टारगेट है इंग्लिश में आपको 20 आउट ऑफ 20 का। इसीलिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब, और आपको बैच का डिटेल 1 तारीख से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं आज आपको कराने वाला हूँ बहुत बेहतरीन पेपर। इस पेपर में आपके कितने मार्क्स आए 100%, इस चीज़ को आप जरूर बताइएगा। डायरेक्टली चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के सीधे पैसेज पर। सबसे ऊपर आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट जो एयरफोर्स की है, CASB EDCIL की, वहां पर जो ओरिजिनल मॉक पेपर डला हुआ है इंग्लिश का, मैंने वही पेपर को टाइप करा के आपको आज करा रहा हूं। आपको सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे कि पेपर कैसा आता है। चलिए, ये पैसेज दिख रहा है, फटाफट से आप पढ़ लीजिए। इसको रोक करके, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं रोकूंगा टाइम बढ़ जाएगा। और आप पहले से सॉल्व करिए। मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पर्सनली आई डिसलाइक, लेखक के अपने विचार हैं कि पर्सनली उसको डिसलाइक करता है किस चीज़ को। लेखक कह रहा है कि मुझे क्या पसंद नहीं है, किस चीज़ की प्रशंसा करना, गरीबी का रोना, सफरिंग और ज़िंदगी में जो कष्ट होते हैं उनका रोना। लेखक के विचार हैं कि जो लोग गरीबी का बहाना करके रोते रहते हैं, मुझे उनसे सख्त घृणा है। ठीक है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे आर ऑल डिजायरेबल, हाँ कोई नहीं चाहता, ये डिजायरेबल नहीं है। कोई गरीबी नहीं चाहता, कोई जिंदगी में कष्ट नहीं चाहता है, एंड दे ऑट टू बी एबोलिश्ड। और हाँ, सच में किसी की जिंदगी में ये नहीं होने चाहिए, मतलब खत्म हो जाने चाहिए। नॉट डू आई, और ना लेखक ये कह रहा है, ना ही मैं किस चीज की प्रशंसा करूंगा, द असेटिक लाइफ, कि आप सभी संत की जिंदगी जियो एज अ सोशल आइडियल, एक सोशल आइडियल की तरह, थ्रू इट में सूट्स इंडिविजुअल। लेखक कह रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा किसी से कि तुम बिल्कुल भज्जर गरीबी में हो, तुम गरीबी का रोना रो हो। न मैं ये कहूँगा किसी से कि तुम बाबाजी हो जाओ या तुम, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेखक कह रहा है ये मेरे विचार हैं। लेखक आगे कहता है, आई अंडरस्टैंड, मुझे लगता है, मैं सादा जीवन को, किसी की सिंपल जो सिंपलिसिटी है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं इक्वलिटी की प्रशंसा करूंगा, समानता की। मैं सेल्फ कंट्रोल, जिस व्यक्ति का आत्म नियंत्रण है, खुद पर नियंत्रण है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। बट नॉट, लेकिन लेखक कह रहा है कि बॉडी का टॉर्चर मत करिए। आई बिलीव, मुझे लगता है, लेखक के विचार है कि माइंड एंड हैबिट, जिसका दिमाग और जिसकी आदतें अच्छी हैं, हैव ऑल्सो टू बी ट्रेंड, उनको भी ठीक करना जरूरी है। बहुत अच्छा पैसेज है। लेखक ये कह रहा है कि आप ये मत करिएगा कि बॉडी बना बना के आप उसको टॉर्चर करिए। लेखक कह रहा है आपको अपने पर नियंत्रण चाहिए, और आपका दिमाग और आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, एंड ब्रॉट अंडर, और क्या होना चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए। इट वुड बी एब्सर्ड, लेखक कह रहा है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, टू एक्सपेक्ट, ये आशा करना, क्या करना, कि अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार है खुद से, कैन एंड्योर, क्या वो झेल पाएगा, मच सफरिंग, क्या जिंदगी में कष्ट आएंगे वो झेल पाएगा। कह रहे बेवकूफ़ी, ऐसा मत सोचो कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, खुद से लगाव है, तो जिंदगी में मेरे में कोई कष्ट ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। एंड सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, या फिर वो दिखाएगा कोई ऐसा आत्म नियंत्रण अपने ऊपर कर लेगा नहीं, और बिहेव लाइक अ हीरो, या वो हीरो बन जाएगा जब भी कोई विपत्ति आएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ने कहा ऐसा जरूरी नहीं, जो व्यक्ति ये कहता है नहीं मेरा खुद से इतना कंट्रोल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी है कहना। टू बी इन गुड मोरल कंडीशन, हाँ एक अच्छी कंडीशन में रहना ये बहुत जरूरी, रिक्वायर्स एज मच एज ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ। बहुत सही बात कही है। वो कह रहा है लेकिन जितना तुम शारीरिक विकास चाहते हो, तुमने बॉडी बना ली, लेकिन दिमाग से सांड हो, तुम पैदल हो,
क्या फ़ायदा है ऐसी बॉडी का? वो कह रहा है यदि आपका फिजिकल डेवलपमेंट है तो थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तभी तुम इंसान कहलाओगे। ये पैसेज यदि आपने ऐसे अच्छे से पढ़ लिया ना तो दोबारा आपको पैसेज देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 से 5 नंबर आपको मिल रहे हैं पैसेज में, पूरा पेपर 10 मिनट में हो जाता है और लास्ट के 10 मिनट आपको पैसेज के लिए ही मिलते हैं प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन, लेखक गरीबी की प्रशंसा नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो गरीबी का बहाना मार के रोते रहते हैं कि हम तो गरीब हैं, जिंदगी में हम क्या करें। तो भाई ये बताओ, ये लेखक के सभी के विचार हैं या ये साधारण लोगों के विचार हैं या ये बाबा लोगों के विचार हैं कि उसके पर्सनल ओपिनियन है? पहले का आंसर भाई ए लगा लीजिए फटाफट से। किस किस का सही आंसर है बताओ? पहले का आंसर हो गया ये लेखक के खुद के विचार हैं। लेखक ने कहा भी था इन माई पर्सनल ओपिनियन और इट सीट्स टू द इंडिविजुअल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मैं रुक रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। लेखक किसके लिए असेटिक लाइफ को बोल रहा है? लेखक किसके लिए कह रहा है कि असेटिक लाइफ जिंदगी है? किसके लिए कह रहा है बताओ? क्या लेखक राइटर खुद के लिए कह रहा है? नहीं। क्या ये सोशली जो एडवांस लोग हैं, जो सामाजिक स्तर से ऊपर है, उनके लिए कह रहा है? नहीं। क्या ये सभी के लिए कह रहा है? नहीं। लेखक कह रहा है डिपेंड करता है, इट सूट्स टू द इंडिविजुअल। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई संत है। लेखक कह रहा है ये भाई सबके, इट सूट्स टू द इंडिविजुअल। 100% सी इज द राइट आंसर। सही से बताना भाई मार्क्स कितने आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने यहाँ एक वर्ड यूज किया था असेटिक लाइफ। एसेटिक लाइफ, इसका मतलब तो आप जानते हैं। असेटिक कौन होता है? अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन लिख लेना, हु रेनाउंसेस, जिसने त्याग दिया द वर्ल्ड, संसार को, एंड हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण के लिए काम करे, जिसने समाज की भलाई के लिए खुद की जिंदगी को पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दिया हो, बलिदान कर दिया हो। जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो सोनम वांगचुक देश के लिए, सबके लिए 25 दिन से अनशन पर बैठे हैं और लोगों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी को त्याग दिया। तो असेटिक लाइफ का मतलब इक्वालिटी नहीं है, आत्मनियंत्रण नहीं है, सिंपलिसिटी नहीं है, मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी को ही क्या कहते हैं? असेटिक लाइफ। जिसने अपनी देह को, मोह माया को छोड़ दिया हो, जो मोक्ष की प्राप्ति, जो अच्छी चीज की प्राप्ति के लिए जिसने सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया हो। तीसरे का सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चे, चौथा क्वेश्चन पैसेज का ही है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो एब्सर्ड का सिनोनिम्स है? एक वर्ड आया था पैसेज में एब्सर्ड, और इसका बताओ सिनोनिम्स क्या है? तुम जानते होंगे एब्सर्ड किसे कहते हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खता, फूलिशनेस। नहीं पता हो तो लिख लो। एब्सर्ड एक एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे, और इसका मतलब है वो व्यक्ति जो बहुत मूर्ख है। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है, लेखक कह रहा है भाई वो मुझे एब्सर्ड लगता है, बेवकूफ़ी लगती है, तो इसका आंसर रीजनेबल तो होगा नहीं। सिनोनिम्स पर्यायवाची। रीजनेबल तो होता है जो व्यक्ति रीजनेबल थिंकिंग मतलब तार्किकता सोचता है। सिंपल भी नहीं होगा। सिली इसका सही आंसर है। सिली इज द राइट आंसर। सिली मतलब कितना पर्सन हु डजंट हैव अ सेंस, जिसमें कॉमन सेंस नहीं होता है, जिसमें सोचने की क्षमता नहीं है, जो व्यक्ति बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, उसको सिली कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया। डी इज द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। आइडेंटिफाई द, ये 4 क्वेश्चन पैसेज के थे। पांचवा क्वेश्चन बताया जा रहा है, 4 वर्ड दिए गए, उनमें से गलत स्पेलिंग लिखी गई है एक की, वो कौन सा वर्ड है? रिसीव की स्पेलिंग तो सही है भाई, रिसीव एक वर्ब है, प्राप्त करना। वो कह रहा है गलत स्पेलिंग किसकी है वो बताना है, तो ये तो सही स्पेलिंग है। अकर माने घटित होना, टू हैपन। अकर माने किसी चीज़ का होना, घटना का, ये भी नहीं होगा, सही स्पेलिंग है। अकोमोडेट माने रेजिडेंस मतलब टू रेजिडेंट, कहीं भी रहना, रुकना, निवास करना, घर होना। अकोमोडेट की स्पेलिंग भी सही है, अकोमोडेट एक वर्ब है, अकर भी एक वर्ब है, रिसीव भी एक वर्ब है। सेपरेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? SAPERATE। यही गलत आंसर है क्योंकि इसमें SEP ही, यही आंसर हो जाएगा। उसने बोला कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? इसका मतलब सेपरेट इज द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चे? ए इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन वेट करेंगे, फटाफट से बताओ। विच वर्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर पूछना है। किस वर्ड का सिमिलर पूछा गया? जेस्ट का सिनोनिम्स बताना है प्यारे बच्चे। जेस्ट एक वर्ड है और जेस्ट का सिनोनिम्स पूछा गया, सिमिलर वर्ड पूछा गया, फटाफट से बताओ। जेस्ट का सिमिलर वर्ड बताना है भाई। पहले तो पता होना चाहिए जेस्ट किसे कहते हैं। जेस्ट एक नाउन है प्यारे बच्चे, और इसका मतलब समझ लो कोई भी काम करना,
टू डू समथिंग, कोई भी काम, टू डू समथिंग विद फुल ऑफ एनर्जी, लिख लेना, टू डू समथिंग एनर्जेटिकली, टू डू समथिंग विद फुल ऑफ पैशन, टू डू समथिंग विद फुल ऑफ इंथुजियाज्म, कोई भी काम उत्साह के साथ करना। कहते ना सर मजा आ रहा है भाई, पढ़ाई करने में तो आपको मजा आ रहा है, जेस्ट फील कर रहे हो आप, तो जेस्ट एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जेस्ट का आंसर तो पहला ही हो जाएगा पैशन। कोई भी काम जिसमें आपका पूरे दिल से करते हो उसको जेस्ट कहा जाता है, एनर्जी के साथ करते हो। लेजी तो होगा नहीं, लेजी आलसी हो गया। बोरेडम माने कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बोर फील कर रहे हो, वो आंसर होगा नहीं, बोरेडम एक नाउन है। अपैथी किसे कहते हैं बताओ भाई, अपैथी लिख लो, इनडिफरेंस, INFERENCE। चलो इससे भी आसान बता देता हूँ, अपैथी का मतलब किसी काम में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा जेस्ट का, मन न लगना, आलस के साथ कोई काम करना, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन होना, उदासीन होना। कहते ना यार मुझे किसी चीज़ की लाइफ में कुछ करना, कुछ नहीं उखाड़ना है मुझे, ऐसे ज़िंदगी चल रही है ऐसे चलने दो, गांजा फूंकता रहूँगा बस, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अपैथी मतलब अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ और इन देयर लाइफ, कुछ भी जो नहीं करना चाहता भाई, जिंदगी को काटने दो जैसे कट रही है। तो आंसर क्या हो गया, पैशन इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन बताओ, एक वर्ड आया है इम्बेलिस, इसका अपोजिट बताना है, मतलब ठीक है एग्जैक्टली अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है, बिलोमार्थी। इम्बेलिस एक वर्ब है, लिख लेना नहीं पता हो तो। इम्बेलिस माने सजाना, चीज़ों को तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखना, इम्बेलिस एक वर्ब है। इसका उल्टा बताओ। देखो जब आप चीज़ों को अरेंज वे में रखते हैं, अरेंज का मतलब हो गया चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, मतलब तरीके से रखना। इसका उल्टा सैक्रिफाइस माने बलिदान करना, ये तो होगा नहीं। डिसफिगर का मतलब ही क्या है, यही आंसर हो जाएगा। फिगर का मतलब है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, फिगरेटिव मैनर में, और डिसफिगर उसका उल्टा हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। कहते हैं ना चीज़ें तितर बितर हो गई हैं, डिसफिगर हो गई हैं, इसका मतलब हो गया अरेंज का उल्टा डिसअरेंज्ड, डिसफिगर, और फिगर का मतलब चीज़ों को फिगरेटिव मैनर में रखना, प्रॉपरली सेटल्ड करके रखना, इसलिए बी इज द राइट आंसर। सर ये क्यों नहीं होंगे? फोरफीट का मीनिंग बताओ क्या होता है, जल्दी बताइए। फोरफीट किसे कहते हैं भाई? तुमने कोई गलती करी है, तुमने कोई क्राइम किया है, कुछ भी गलत किया है, उसके लिए तुम्हें दोषी ठहराया गया है, उसके लिए तुम अक्यूज ठहराए गए हो, इसी को फोरफीट कहते हैं। किसी चीज को खो देना, टू लूज, लिख लो भाई प्लीज, ये लिख लो, किसी चीज को खो देना, क्यों? क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है। टू लूज अ पोजेशन, मान लो तुमने कुछ गलत कर दिया, अपने 2 नंबर का मकान बनवा लिया, सरकार ने आपसे वो जब्त कर लिया, क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर का था, तो ये क्या हो गया, ये फोरफीट हो गया। किसी चीज को त्यागना, छोड़ना पड़े किसी चीज को, फोर्सफुली मजबूरी में कोई चीज छोड़नी पड़े ना आपको, उसे फोरफीट कहा जाता है। इसलिए टू लूज लिख लेना, टू गिव अप लिख लो, कुछ भी लिख लो, फोरफीट का सेंस। अच्छा ये बताओ अगला मीनिंग क्या है इसका, फटाफट बताओ। इंडिक्ट किसे कहते हैं? ये तो पता होगा, किसी पर ब्लेम करना, आरोप लगाना क्योंकि आपने गलत किया है, दोषी होना क्योंकि आपने कोई काम गलत किया है, इम्पीच करना, किसी पर क्या कहते हैं मुकदमा ठोकना, इसी को बोलते हैं इंडिक्ट बोलते हैं, इंडिक्ट एक वर्ब है। प्रोसिक्यूट करना, किसी पर मुकदमा लगाना, अभियोग लगाना, क्योंकि तुमने कुछ गलत चीज में लिप्त पाए गए हो। तो 7वें का सही आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वो व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसको किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा अनुभव हो? कहते हैं ना अ पर्सन हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड इज डिफाइंड एज। देखो भाई ऑफिसर तो वो है जिसको कुछ अथॉरिटी दी गई है, ये एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, ये तो एक अथॉरिटेटिव बंदा है, मतलब इसको कुछ काम कराने हैं उसकी इसको अथॉरिटी दी गई है, तो ये तो हट गया। सीनियर जो पद में बड़ा है, एक्सपीरियंस में नहीं, पद में बड़ा है, चाहे भले वो नया बंदा आया है लेकिन पद उसका बड़ा है, तो उसे कहेंगे सीनियर, ये भी नहीं होगा। अप्रेंटिस किसे कहते हैं? हिंदी की बात करूं तो प्रशिक्षु, जिसको जो भी ट्रेनिंग ले रहा है, जो अंडर ट्रेनिंग है, जिसने अभी किसी कोर्स के लिए ट्रेनिंग शुरू करी है, उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। वेटरन इज द राइट आंसर। वेटरन वो बंदा है, पर्सन हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन। तो 100% आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन क्या है सर, देखिएगा सही चल रहा है क्या? 9वां क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको आपकी भाषा में PQRS कहा जाता है, ठीक है। ये 4 आपको समझ लीजिए, सेंटेंस कह लो इनको या फिर इनको कह लो
एक तरह से फ्रेज कह लो, 4 फ्रेज दिए गए हैं, जम्बल्स हैं, इनको प्रॉपर, ये उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं, इनसे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, पूरा एक प्रॉपर क्लॉज बनाना है, और ये उल्टे सीधे क्रम में दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है सेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या, इसीलिए इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है, जिससे एक ओरिजिनल सेंटेंस बन जाए। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी हिंदी। इन क्वेश्चनों को हमेशा कैसे किया करो, पहले समझ लो सेंस को। ये कुछ बात हो रही है बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़ी जाति के लिए। एक वेक्स्ड प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी समस्या फेस कर रहे हैं हम लोग, पता नहीं यहां से शुरुआत हो सकती है। एंड टू रिजर्व मोर सीट, अब यहां से क्यों नहीं हो सकती, तीसरे से तो कभी शुरुआत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका सेंस चेंज हो रहा है। एंड टू रिजर्व, एंड से, और शुरुआत एंड से कभी हो नहीं सकती किसी भी सेंटेंस की। इज द क्लेमर, चौथे से क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंस नहीं बन रहा है। तीसरा और चौथा तो उठ गया, या तो सेंटेंस स्टार्ट होगा एक से या दो से। अब सेंस को समझ लेते हैं। जो बड़ी समस्या फेस कर रहे हैं क्या, वो क्या है, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, इसको क्या प्रॉब्लम है, इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज, खोलना और मोर सीट रिजर्व करना, किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, सबसे बड़ी समस्या है। यहीं से पता चल गया शुरुआत कहां से हो रही है। एक सबसे बड़ी समस्या, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पहले नंबर पर दूसरा क्लॉज आएगा, सॉरी फ्रेज आएगा, सेंटेंस। एक सबसे बड़ी समस्या जो फेस कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है, 2 के बाद में 4 आएगा कि ज़्यादा कॉलेज खोलना और ज़्यादा सीट करना, फिर 3 आएगा, और उसके बाद किसके लिए, ज़्यादा कॉलेज और ज़्यादा सीट, बैकवर्ड क्लास के लिए, फिर 1 आएगा। ऑर्डर क्या हो गया, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 100% सी इज द राइट आंसर। 9वें का सही आंसर बताओ फटाफट से, क्या है, सी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन, मुझे नंबर सही से बताना भाई, स्क्रीन को रोक लिया करो तब क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना आंसर बताओ, उसके बाद बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव हटा करके। अथॉरिटीज मतलब वो सारी अथॉरिटीज या जो भी संस्थाएं हैं जिनको अधिकार दिए गए हैं। सीम्स उन्हें कैसा दिखाई देती हैं, वो कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर। सेंस को समझो, वो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जो भी स्थिति है उससे संबंधित कैसी अथॉरिटीज, उनको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखो लिबरल का मतलब समझो, लिबरल कहते हैं किसी चीज़ से स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना, मुक्त होना, या आप लिबरल का मतलब कह लीजिए कि फ्रीडम, फ्री होना। यार इसके अकॉर्डिंग हम सेंस के अकॉर्डिंग देखें, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, थोड़ा देख कर देखो। वो ऑप्शन हटा दो जो नहीं हो सकते। जो अथॉरिटीज़ हैं, वर्कर की जो कंडीशन है काम करने वालों की, उससे कंसर्निंग, उससे चिंता से क्या दिख रहे हैं, वो उनकी चिंता कर रहे हैं सच में, या बिल्कुल चिंता मुक्त है, मतलब असंवेदनशील हैं। लिबरल का यहाँ अर्थ बन नहीं रहा है। इग्नोरेंट आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आएगा, इग्नोरेंट के साथ प्रिपोजिशन आना जरूरी था, तभी सेंस बन पाता, लेकिन यहाँ कोई प्रिपोजिशन है नहीं, तो इग्नोरेंट भी नहीं हो सकता, अनभिज्ञ। इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है। रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो सकता, रेस्पॉन्सिबल के साथ यहाँ फोर आना चाहिए था, प्रिपोजिशन रेस्पॉन्सिबल फोर द कंडीशन ऑफ द वर्कर, लेकिन यहाँ भी प्रिपोजिशन नहीं है। तो यहाँ पर सर क्या हो गया, द अथॉरिटी सीम्स टू बी, कैसी दिखाई दे रहे हैं, इनसेंसिटिव दे रहे हैं, मतलब उनके अंदर अब कोई भी संवेदना नहीं है, संवेदना नहीं है किसके प्रति, जो वर्कर्स की कंडीशन है उनके प्रति भाड़ में जाए। जो इनके अथॉरिटीज हैं, जो ऊपर अधिकारी हैं, या उनकी जो अथॉरिटीज बनाई गई संस्थाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीटली इनसेंसिटिव दिखाई दे रही हैं, मतलब असंवेदनशील हैं, उन्हें वर्कर्स की कंडीशन की कोई संवेदना नहीं है। तो 100% यहाँ क्या हो जाएगा, सीम्स टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। क्लियर हुआ या नहीं। इसके लिए सर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए, आपके अंदर बहुत रीडिंग स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 11वां बताइए भाई, ये तो बहुत आसान है। दुनिया के इंग्लिश के किसी वाक्य में डेली वगैरह ये शब्द आ जाएं, वो रोजाना क्या दिखाता है, वो दिखाता है रूटीन। और रूटीन जिनमें दिख जाए, रूटीन दिख जाए, उन वाक्यों को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है। ये रोजाना हो रहा है, मॉर्निंग में वॉक के लिए जा रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, गो नहीं आएगी, सेल गो नहीं आएगी, विल गो नहीं आएगी, गोज इज द राइट आंसर। यदि इसको भी मुझे सॉल्व कराना पड़े तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। 11 का आंसर डी इज द राइट आंसर। पेपर कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, और ये 100 मॉक टेस्ट सीरीज मैं लेकर आऊंगा 1 तारीख से, वो होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। और सारे पेपर ऐसे ही होंगे भाई। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बताओ भाई, अब मुझे पता है जिन्होंने ग्रामर पढ़ चुकी है वो इसको 1 सेकंड में कर देंगे, और जो सोचेंगे
वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के कवि हुए थे, उनका नाम आई थिंक, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन शायद जॉन कीट्स था, जॉन कीट्स शायद, या जॉन मिल्टन होगा। उन्होंने ये बात कही है। वैसे तो ग्रामर से भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ग्रामर से आप होगा नाउन के बाद ऑफ आ जाए और फिर से नाउन आए तो हम दा लगाते हैं, लेकिन यहाँ दा नहीं आएगा। या देखा जाए ग्रामर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ए भी आ जाएगा, लेकिन जॉन कीट्स ने इसको फिक्स कर दिया। आप लिख लो इसको, कहीं कॉपी में लिख लीजिए, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए वहाँ लगाना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदरता की चीज़ें हमेशा खुशी देती हैं। जो चीज़ें सुंदर होती हैं, सुंदर मतलब इंटरनल ब्यूटी या एक्सटर्नल, सुंदर चीज़ों से जो सुंदर दिखाई देती है उनसे हमेशा हमें खुशी मिलती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, 100% ए आएगा। आप कहोगे सर इसे ग्रामेटिकली समझा दो थोड़ा, क्यों? ये पूरा समझ लीजिए एक भाव है, ये पूरा एक प्रॉपर फ्रेज है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब इसमें सब कुछ आ गया, कंप्लीटली प्लूरल कॉमन चीज़ों को डिनोट कर रहा है, उन सब चीज़ों को जो सुंदरता देने वाली है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। लिख लीजिए इसको कहीं भी, आंख बंद करके, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो, ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। फिक्स प्रीपोजिशन, द थंडर, जो तूफान आया, थंडर मतलब जो बहुत कड़कड़ाहट हुई बादल की, उसके साथ साथ बहुत हैवी रेन भी आई। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, एक्टिव नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस है, ये समझ लो। और पैसिव कभी भी याद रखना एक वर्ब है अकॉम्पनीड, और यदि पैसिव में यूज होती है थर्ड फॉर्म की तरह, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन बाय होगा। 100% गांठ बांध लीजिए प्यारे भाई। अकॉम्पनीड बाय माने के साथ साथ। भारी बारिश के साथ साथ में, बहुत तेज बारिश के साथ साथ में तूफान भी आया, मतलब बहुत कड़कड़ाहट, बिजली भी कड़कड़ाहट हुई, थंडर भी हुआ। द थंडर वाज अकॉम्पनीड बाय अ हैवी रेन। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, लिख लेना इसको भाई। डिटेक्ट माने शायद पता होगा, पता लगाना। डिटेक्ट एक वर्ब है, कहता ना इस चीज़ का सर पता लग गया। डिटेक्ट मतलब रिवील हो गया, REVEAL, उजागर हो गया, डिटेक्ट। अब इसी का मैं बता देता हूँ, डिटेक्ट, DETECT, डिटेक्टर क्या हो जाएगा? डिटेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? है तो ये नाउन। अरे डिटेक्ट की नाउन क्या, यहाँ डिटेक्टर दिया गया नहीं है, कहीं भी नहीं है, डिटेक्टर नाउन हो जाएगा। लेकिन एक और नाउन, ये वो व्यक्ति होगा जो जासूस है। अब हम कहेंगे सर डिटेक्शन कर रहे हैं इसका, DETECTION, ये भी नाउन है। डिटेक्शन मतलब DETECT, डिटेक्शन का मतलब हो गया किसी चीज़ का पता, जागरूकता हो गई, ये भी नाउन हो गई। ये वो व्यक्ति हो गया जो पता कर रहा है, डिटेक्टर, जासूस। डिटेक्टिव, ये वही है जो मैं डिटेक्टर कह रहा हूँ, ये वो व्यक्ति डिटेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव है, लिख लेना। डिटेक्टिव एक एडजेक्टिव है। उसने पूछा डिटेक्ट की नाउन बताने हैं। डिक्टेटर अलग शब्द हो गया, इसको हम तानाशाह कहते हैं, जो बहुत शोषण करे जनता का, एक ऐसा शासक किसी देश का ऑटोक्रेसी चलाए, अपने मनमानी करे, उसको डिक्टेटर कहा जाता है। ये अलग शब्द हो गया, डिक्टेट करना। हमें पूछा गया डिटेक्ट का, डिटेक्ट का एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गई जो सही आंसर है, डिटेक्शन। डिटेक्टिव हो गया इसका एडजेक्टिव, जासूस। डिटेंशन एक अलग वर्ड है तो ये नाउन, लेकिन इसका मीनिंग अलग है, लिख लो। डिटेंशन माने किसी को कैद में रखना, किसी को बंद करके रखना। अभी देखा होगा आपने, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस ने बहुत सारे बच्चों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया था, मतलब कैद करके ले गए थे और उनको टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर डाल दिए थे, बना दिए थे। तो डिटेंशन का मतलब हो गया किसी को कैद कर लेना, किसी को बंधन मतलब बांध लेना, किसी को बंधन में ले लेना, अपने किसी को बाउंड कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिटेक्ट का सही नाउन हो गई डिटेक्शन। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चूज द सेंटेंस। भाई एडजेक्टिव आपने थोड़े बहुत भी पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। यहां दो लोगों की तुलना है, कंपैरेटिव डिग्री हो रही है। डिग्री, वो मुझसे बड़ा है, सिंपल फंडा है, इसको कैसे कहोगे आप? अरे कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं वह मुझसे बड़ा है, ही ग्रेटर देन आई, सिंपल। तो मैं क्या कहूंगा? अरे आई उतना बड़ा नहीं है जितना कि ही, बस ऐसे कह दो इसको, कितना आसान है। अरे भाई वह मुझसे बड़ा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मैं उसको कह देता हूं कि क्या मैं सबसे बड़ा हूं, ये भी गलत हो गया, सेंस चेंज हो गया। मैं उससे बड़ा हूं, नहीं वह मुझसे बड़ा है, तो ये भी सेंस गलत हो गया। वह उतना ही बड़ा है जितना मैं हूं, ये भी गलत हो गया। मतलब वह मुझसे बड़ा है, इसका मतलब मैं उतना बड़ा नहीं हूं जितना कि वह
आई एम नॉट सो एज से बना दिया, सो एज हो गया पॉजिटिव डिग्री, सेंस वही रहा प्यारे बच्चे, अर्थ नहीं चेंज हुआ लेकिन ये चेंज हो गया कंपैरेटिव डिग्री से, और पॉजिटिव डिग्री में उसने वही कहा है कि ऐसा सेंटेंस बताओ जिसका अर्थ चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वो चेंज हो गया हो। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर, एक सेंटेंस दिया गया है, कहाँ गलती है फटाफट से बताइए। स्पॉट द एररनेस पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसे एक एक्सीडेंट हो गया, मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हो जाना, इसे गलत मत समझ लेना, ये कहीं समझ जाओ मेट विद एन एक्सीडेंट क्या होता है, पूरा एक वर्ड लिख लो भले। जब कोई एक्सीडेंट आपको हो जाए तो उसको आप ये कह सकते हो मीट विद एन एक्सीडेंट, और मेट सेकंड फॉर्म है, इसमें गलती नहीं है। और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडमिट के साथ जब अस्पताल में जाते हो तो ये बताओ इन आती है कि टू आती है, जल्दी बताओ भाई। एडमिटेड इन द हॉस्पिटल के टू द हॉस्पिटल। स्कूल में एडमिट होना जाना हो, एडमिशन लेना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उसके लिए एडमिटेड टू लगाते हैं, फिक्स प्रिपोजिशन है, इसलिए एडमिट के साथ इन आ रही है। सी पार्ट में गलती हो गई, लिख लो इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट में गलती है, सी इज द राइट आंसर। उसने पूछा है वो पार्ट बताओ जिसमें गलती है, तो सी पार्ट में गलती है। एडमिट के साथ क्या आएगा, टू द हॉस्पिटल। 17वां क्वेश्चन फिर से स्पॉटिंग एरर का है। ही स्टोल अ डॉग, उसने कुत्ते को चुरा लिया, ठीक है, और सोल्ड द डॉग, और उस कुत्ते को बेच दिया। अरे भाई एक ही वर्ड को बार बार क्यों लिख रहे हो। इंग्लिश में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, प्रोनाउन। बार बार हमें नाउन का यूज ना करना पड़े इसीलिए प्रोनाउन लगाएंगे। जब डॉग की बात पहले ही हो चुकी है, सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कुत्ते को चुरा दिया और उसे बेच दिया, तो दोबारा डॉग आएगा कि जानवर के लिए यहाँ इट आएगा। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर 50 रुपए का बेच दिया, यहाँ द डॉग की जगह इट आएगा, इसलिए किस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, बार बार नाउन नहीं आएगा, तो 100% लिखो ये बी वो पार्ट है जिसमें गलती है। अगला बताओ भाई 18वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा है स्पॉटिंग एरर का। ये कितने अच्छे क्वेश्चन, आप सोचिए प्रैक्टिस एक पेपर में, एक मॉक टेस्ट करने में कितनी नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट जनरली आप पहचान नहीं पाओगे। दोनों, बोथ मिली और मीना दोनों ही सुंदर हैं, मतलब मिली के साथ साथ मीना भी सुंदर है। गांठ बांध लो भाई, जब भी कभी बोथ या तो अकेला यूज होगा, और जब किसी दूसरे कंजन के साथ आएगा कंजंक्शन, तो वो बस एंड होगा। बोथ के साथ एंड आ सकता है, जैसे नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, आइदर के साथ और आता है। इसी तरह बोथ या तो अकेला आएगा या बोथ के साथ एंड आएगा, एज वेल एज कभी नहीं आएगा। यही गलती है, इसलिए बी पार्ट में गलती। आंसर लिख लो, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे क्या कहा, बी रेगुलर, रेगुलर रहो, लर्न योर लेसन्स, और रोजाना। ये इनडायरेक्ट बनाना है भाई, शायद पता होगा। टीचर यदि स्टूडेंट से कह रहा है तो बताओ, सीधी सी बात है, सलाह दे रहा है। इंपरेटिव वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव वाक्य, इंपरेटिव वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन टू लगाते हैं, ये तो पता होगा। अब पहले इसमें कंजंक्शन टू तो है, लेकिन टीचर इस बात को क्या कहेगा, टोल्ड नहीं कहेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, ये उसको एडवाइस देगा, एडवाइस। ये कॉमन सेंस से समझना है, इसलिए आंसर तो दोनों हट गए। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ योर आ रही है, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टीचर ने एडवाइस किया होगा, लेकिन मी के बाद यहाँ टू कहाँ गया, कंजंक्शन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इंपरेटिव वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय भाई टू आना था, यहाँ टू नहीं है। आंसर क्या रह गया, 100% डी इज द राइट आंसर, 100% डी इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैसे बताना। इट इज द टाइम टू बाई बुक्स, यही किताबें खरीदने का समय है, यही समय है जब किताबें खरीदनी है। इसका पैसे बनाओ क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, उनको कभी भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जिनके साथ कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर, यहां तक तो ये सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है और ना कोई ऑब्जेक्ट है। इट इज टाइम तो सब में सेम रहेगा, इसका पैसिव में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ये तो पैसिव बनेगा ही नहीं। अब पैसिव किसका बनना है, टू बाई बुक्स,
टू बाई बुक्स, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस के ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव आपको कभी भी बनाना पड़े और ये ऐसे सेंटेंसों के बाद में आए इट इज टाइम, दिस इज द टाइम, तो याद रखना टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव हो जाएगा टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ बुक्स को सेम रख दिया गया, सेम नहीं आ सकती, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको फोर से अलग बांध दिया जाएगा। टू बी बॉट आ रहा है, यहाँ बीइंग आ रहा है, ये गलत हो गया, टू बी बॉट आ रहा है और फॉर द बुक्स, इट इज टाइम सेम रहेगा, फोर आ जाएगा और यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की तरह, और टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का पैसिव चेंज हो जाएगा टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसलिए 100% ये हैव बीन बॉट नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। इसको लिख लो कहीं बुक में लिख लो, टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव क्या होगा, फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, 100% याद रखना, इसलिए सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? प्यारे बच्चों, आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, हम 1 तारीख से ऐसे बहुत सारे पेपर, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का बैच आपको पूरा एप्लीकेशन सुधीर डिफेंस एकेडमी पर मिलेगा, लेकिन वो 1 तारीख तक अभी अंडर प्रोसेसिंग में है एप्लीकेशन, इसलिए 1 से सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आप कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपके मार्क्स कितने थे। थैंक यू सो मच एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।